मामा भांजे का एक ही लड़की से रिश्ता था, लेकिन भांजे को मामा के रिश्ते के बारे में पता चल गया था। एक अनाथ 100 बीमार की लड़ाई में मामा और भांजे एक दूसरे के ऊपर लगातार वार कर रहे थे, लेकिन दोनों के बीच की यह लड़ाई इस हद तक पहुंच जाएगी, इसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई क्राइम स्टोरी में। और आज की कहानी की शुरुआत होती है बिहार भागलपुर में। एक जगह है मस्कट बरारीपुर। यहाँ पर संतोष अपने परिवार के साथ में रहता है और उसके परिवार का अपना फैमिली बिजनेस है। वो कपड़े का व्यापार करता है। उसका जो भांजा है अभिषेक, वो भी उसके साथ में रहता है और उसके बिजनेस में उसका हाथ बजाता है। 23 तारीख की शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास अभिषेक अपने घर से निकलता है। वो मामा से कहता है कि वो ऑटो वाले के पैसे देने के लिए जा रहा है। मामा कहते हैं ठीक है, रात होने से पहले ही तुम घर वापस आ जाना। लेकिन देर रात हो जाती है और अभिषेक घर वापस नहीं आता है। संतोष को ऐसा लगता है कि शायद वो अपने दोस्तों के साथ में रुक गया होगा और देर रात तक वापस आ जाएगा, और इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर के सो जाता है। सुबह 4 बजे के आसपास जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि अभिषेक बिस्तर पर नहीं है। इसके बाद वो उसको कॉल करता है। अभिषेक फोन उठा लेता है और वो कहता है कि मैं जमालपुर में हूँ और कुछ देर के बाद में मैं घर वापस आ जाऊंगा। तो यहाँ पर उसका मामा संतोष उससे कहता है कि भाई तुम जमालपुर क्या करने गए हो, इतना देर हो गया है, तुम घर वापस क्यों नहीं आए और तुम किसके साथ में बैठे हुए, उससे मेरी बात बताओ। तो अभिषेक अपने मामा संतोष से कहता है कि आप ज्यादा परेशान मत होइए, मैं कुछ समय बाद में घर वापस आ जाऊंगा, आप आराम से सो जाइए। और इसके बाद अगला दिन आ जाता है 24 तारीख का, लेकिन अभिषेक घर वापस नहीं आता है। और इसी बीच में अभिषेक की पत्नी और उसके पिता संतोष को फोन करते हैं, उससे पूछते हैं कि अभिषेक कहाँ पर गया हुआ है। तो यहाँ पर वो पूरी कहानी जो रात में हुई थी उसके बारे में अभिषेक की पत्नी और अभिषेक के पिता धर्मदास को बता देता है। ये कहानी पूरी सुनने के बाद में अभिषेक की पत्नी और धर्मदास अभिषेक के मोबाइल पर कॉल करते हैं। अभिषेक मोबाइल उठा लेता है और इसके बाद वो सेम कहानी बता देता है कि वो जमालपुर में है और वो अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी पर आया था और कुछ समय के बाद में वो घर वापस आ जाएगा। लेकिन 24 तारीख की शाम हो जाती है, लेकिन अभिषेक घर वापस नहीं आता है और अब परिवार वालों को बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। एक और तो अभिषेक की पत्नी और उसके जो पिता है धर्मदास, वो परेशान हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर जो उसके मामा हैं वो भी घर में बहुत ज्यादा परेशान थे कि अभिषेक अचानक से घर से चला गया है। फोन पर तो बातचीत हो रही, लेकिन वो एक्चुअली है कहाँ पर इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है। वो लोग एक बार फिर से उसको कॉल करते हैं तो अब जो अभिषेक का मोबाइल था वो स्विच ऑफ जा रहा था और वो लगातार उसको कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, उसको कांटेक्ट कर रहे थे, लेकिन अभिषेक का ना तो मोबाइल लग रहा था और ना ही उसके बारे में कुछ पता चल रहा था। परिवार वालों को अब चिंता होने लगी थी और वो लोग प्लानिंग बना रहे थे कि चलो अब पुलिस स्टेशन में चलते हैं। अभिषेक के मामा नाथनगर पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और वहां पर पुलिस को पूरी जानकारी देते हैं कि कैसे उनका भांजा 30 तारीख के शाम को घर से निकला था और वो अचानक से गायब हो गया है। 24 तारीख की सुबह उससे बातचीत तो हुई थी, लेकिन ये नहीं पता चल रहा वो कहाँ पर है और अब उसका जो मोबाइल है स्विच ऑफ आ रहा है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप लिखित में हमें एक कंप्लेन दे दीजिए, इसके बाद हम आपके भांजे को ढूंढना शुरू कर देंगे। संतोष घर वापस आता है। इसके बाद जो पूरी कहानी थी वो अभिषेक की पत्नी और जो अभिषेक के पिता है धर्मदास, इनको बता देता है। और इसके बाद ये लोग कहते हैं कि ठीक है, पुलिस स्टेशन में हम लोग चलेंगे। सबसे पहले जो हमारे नाते रिश्तेदार हैं और जो अभिषेक के दोस्त हैं उनसे हम लोग फोन पर बातचीत कर लेते हैं कि कहीं अभिषेक उनके घर में तो नहीं आया हुआ है। ये लोग पूरी कहानी करते हैं, सभी जगह पता करते हैं अभिषेक के बारे में, लेकिन अभिषेक के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। और इसके बाद 25 तारीख का भी दिन निकल जाता है और फिर 26 तारीख की शाम को ये लोग पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं और रिटन में अभिषेक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस की टीम इसके बाद अभिषेक को ढूंढना शुरू करती है और सबसे पहले अभिषेक के घर पर पहुंचती है और उसकी पत्नी से बातचीत करती है। तो यहाँ पर उसकी पत्नी ने यही बताया कि 24 तारीख की सुबह 7 साढ़े 7 के बीच में हमने उसको कॉल किया था, तो उसने यही कहा था कि वो जमालपुर में है और अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में आया हुआ है और कुछ समय बाद में वो घर वापस आ जाएगा। इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, उससे हमारा कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया है। तो अब पुलिस लगातार अभिषेक के बारे में पता लग रही थी। उन लोगों ने भी सेम तरीके से उसके दोस्तों से, रिश्तेदारी नातेदारी में और जितने भी उसके जान पहचान के लोग थे सबसे बातचीत किया, लेकिन अभिषेक अचानक से कहाँ गायब हो गया था इसके बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं पता चल रहा था। और अब पुलिस यही सोच रही थी कि अभिषेक के बारे में पता करने का एक ही तरीका है कि अब उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स की जानकारी निकाली जाए कि एक्चुअली में अभिषेक ने लास्ट टाइम में किससे बातचीत की थी और वह किस दोस्त के बर्थडे पार्टी में जमालपुर गया हुआ है। पुलिस की टीम अभिषेक के मोबाइल के कॉल डिटेल्स को निकालती है और कॉल डिटेल्स से उन्हें जानकारी मिलती है कि लास्ट टाइम में अभिषेक की जो बातचीत थी वो अभिषेक के जो दोस्त थे राधे और ऋतिक से हुई थी। तो अब पुलिस को यह लग रहा था कि हो सकता है अभिषेक और ऋतिक के साथ में वो जमालपुर गया हो। पुलिस की टीम राधे और ऋतिक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनको कॉल करती है, लेकिन उनका भी कॉल नहीं लगता है। और पुलिस को यह लग रहा था कि कहीं अभिषेक के साथ में उसके दोस्त अभी तो नहीं गायब हो गए हैं। लेकिन पुलिस ने जब इन दोनों के मोबाइल नंबर को चेक किया
तो उन्हें यह पता चला कि 24 तारीख की सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास जब उसका अभिषेक का यानी कि जो मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था, तो उस जगह पर राधे और ऋतिक का जो मोबाइल था वो एक्टिव था। तो पुलिस को अब यही लग रहा था कि राधे और ऋतिक यदि मिल जाते हैं तो अभिषेक के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि ये लोग कहां पर है और अभी इस समय अभिषेक कहां पर है। पुलिस ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन अब राधे और ऋतिक के ऊपर कंसंट्रेट कर दी थी, लेकिन राधे और ऋतिक कहां थे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। और इसी बीच में पुलिस को अपने गुप्त सूत्रों से पता चलता है को खेतों के पास पड़ने वाले जंगल वाले इलाके में देखा गया है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और राधे और ऋतिक को गिरफ्तार करती है। और इसके बाद में जब इनसे पूछताछ की जाती है तो ये लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अभिषेक के साथ में जो कुछ भी घटना हुई है उसके पीछे इन्हीं दोनों का हाथ था। लेकिन इन लोगों ने यह भी कहा कि इसके पीछे एक और भी मास्टरमाइंड है जिसने इस पूरी प्लानिंग को डिसाइड किया था और हम लोग को हायर करके इस पूरी घटना को कराया था। तो पुलिस की टीम को अब इस पूरे कांड के पीछे का जो असली मास्टरमाइंड था उसके बारे में पता करना था। पुलिस की टीम राधे और ऋतिक को बैठाती है और फिर इनसे पूछताछ करती है। और पूछताछ में पुलिस को यह पता चलता है कि राधे और ऋतिक ने मिल करके 24 तारीख की शाम को अभिषेक का काम तमाम कर दिया और फिर उसके बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करके खेत में ही जाकर के गाड़ दिया है। पुलिस की टीम इनकी निशानदेही पर अभिषेक की बॉडी को रिकवर कर लेती है और इसके बाद में इन लोगों से उस व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करती है जिसने इस पूरे क्राइम को करने के लिए इन लोगों को हायर किया था। लेकिन ऋतिक और राधे पुलिस को उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे थे और अब पुलिस को ऐसा लग रहा था कि हमें शायद कुछ दूसरे तरीके से इनसे उस व्यक्ति के नाम को उकलवाना पड़ेगा। पुलिस की टीम राधे और ऋतिक का जो मोबाइल था उसकी भी कॉल डिटेल्स को निकालती है और इसके बाद जब इनकी कॉल डिटेल्स को चेक किया जाता है तो उसमें एक व्यक्ति का नाम ऊपर उठ करके आता है जिससे इनकी लगातार बातचीत हो रही थी और ये कोई और नहीं था बल्कि अभिषेक का मामा संतोष था जो कि लगातार ऋतिक और राधे के साथ में बातचीत कर रहा था। और जब से अभिषेक गायब हुआ था तब से वो इन दोनों के साथ में कॉन्टेक्ट था और अब पुलिस को लग रहा था कि शायद अभिषेक के सामने जो घटना हुई है उसके पीछे उसके मामा संतोष का हाथ हो सकता है। पुलिस की टीम संतोष को भी गिरफ्तार करती है और अब ऋतिक, राधे और संतोष को एक साथ बैठा करके इनसे पूछताछ करती है। तो यहाँ पर संतोष कुछ समय के बाद में इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने ही राधे और ऋतिक को हायर किया था अभिषेक को अपने रास्ते से हटाने के लिए। यानी कि एक सगे मामा ने अपने भांजे को अपने रास्ते से हटाने के लिए किराए के हमलावरों को हायर किया था। और इसके बाद में संतोष वो पूरी कहानी सुना देता है जिसकी वजह से उसने अभिषेक को अपने रास्ते से हटाया था। उसने बताया कि मेरा एक लड़की के साथ में रिलेशन था और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैं पहले से ही शादीशुदा था इसलिए मैं अपने रिलेशन को किसी के सामने नहीं लाना चाहता था। लेकिन अभिषेक मेरे साथ मेरे घर पर ही रहता था और उसको मेरे बारे में सब कुछ जानकारी थी, मैं किन लोग से मिलता हूँ, कहाँ पर जाता हूँ, कहाँ पर आता हूँ। और इसी बीच में अभिषेक को मेरे इस रिलेशन के बारे में पता चल गया था। कुछ समय के बाद में अभिषेक भी उस लड़की से बातचीत करना शुरू कर देता है और अब वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। उसने ये कहा कि मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ में रिलेशन में हूँ और मेरे भी उसके साथ में रिलेशन बन गए हैं। यदि तुमने उसको नहीं छोड़ा और अपने रिलेशन उससे समाप्त नहीं किए तो मैं तुम्हारे रिश्ते के बारे में मामी को बता दूंगा। और इस तरीके से अभिषेक अपने मामा को ही ब्लैकमेल करने लगा था। लेकिन उसका जो मामा संतोष था वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में उसका रिश्ता था उसको खत्म नहीं करना चाहता था और अब वो अभिषेक को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा था। उसको यही लग रहा था कि अभिषेक की वजह से जो उसका रिश्ता था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में वो अब खत्म होने वाला है। अभिषेक लगातार उसको ब्लैकमेल कर रहा था और मामी का नाम लेकर के उसको डराता धमकाता रहता था। और इसके बाद ही संतोष ने अभिषेक को अपने रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग बनाई। वहीं दूसरी ओर ये जो राधे और ऋतिक थे इनका अभिषेक से एक फोन की ईएमआई को लेकर के लड़ाई झगड़ा चल रहा था क्योंकि राधे ने अभिषेक से कुछ पैसे उधार लिए थे मोबाइल लेने के लिए और वो पैसे वापस नहीं करना चाहता था। और इसी वजह से उसके पास भी एक मोटिव था अभिषेक के साथ में घटना को अंजाम देने का। और जब संतोष ने उसको पूरी घटना को अंजाम देने के लिए अपनी प्लानिंग के बारे में बताया तो राधे तैयार हो जाता है और इसके बाद उसने अपने दोस्त ऋतिक को भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल कर लिया। इन तीनों ने मिल करके अभिषेक को अपने रास्ते से हटा दिया और दोनों का मोटिव भी सॉल्व हो गया था। लेकिन इस केस का जो असली मास्टरमाइंड था वो था संतोष और जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में अपने रिलेशन को मेंटेन करने के लिए अपने ही भांजे को काम तमाम कर दिया था। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ वैसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।